हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज जिस केस के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा हॉन्टेड है। उसके ऊपर बहुत सारी मूवीज़ बन चुकी हैं, वो बहुत ही ज़्यादा डॉक्यूमेंट्री उस पर बन चुकी हैं और फिर भी आज भी लोग उस घर में रहते हैं। इस घर में लोग आज भी क्यों रहते हैं, इस घर में क्या हुआ था, इस बहुत ही हॉन्टेड केस के बारे में आज हम आपको सब कुछ डिफाइन करेंगे। बट इन सब से पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। ये सन 2006 की बात है, जब अक्षय और जूली नाम का एक जोड़ा अमेरिका में रहा करता था, जो कि अपनी शहर की लाइफ से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे। वो नौकरी वगैरह वहाँ कर रहे थे, बट वो अपनी जॉब से भी इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके थे कि उन्होंने सोच लिया था कि नहीं, अब हम यहाँ नहीं रह सकते। उन्होंने इस शहर की भीड़ भाड़ वाले इलाके से दूर जाने का कहीं सोच लिया था। अब उनके 2 बच्चे भी थे जिनकी एज अब टीन एज में आ गई थी, तो उन सब ने मिलकर ये फैसला करा कि क्यों ना वो किसी विलेज में जाकर, किसी दूर जगह जाकर कोई अच्छा सा फार्म हाउस वगैरह ख़रीद लें और वो अपना सारा काम वगैरह समेट कर वहीं ले जाएं और वहीं रहकर खेती बाड़ी वगैरह करें। उन्होंने सोचा कि उनको इस तरह अपने दिल की तसल्ली मिल जाएगी, उनको कोई जॉब वगैरह की टेंशन नहीं रहेगी और इस भीड़ भाड़ वाले इलाके से काफ़ी दूर निकल जाएंगे। उन चारों ने जब ये डिसाइड कर लिया तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा न्यूज़पेपर्स में भी सर्च करना शुरू करा कि कोई अच्छी प्रॉपर्टी कोई विलेज साइट पर मिल जाए। काफ़ी ज़्यादा प्रॉपर्टी डीलर्स से भी वो लोग कांटेक्ट में रहे और फिर उनमें से एक प्रॉपर्टी डीलर ने ही उन्हें फॉक्स हॉलो फार्म के बारे में बताया। ये बहुत ही खूबसूरत फॉरेस्ट में बना एक 18 एकड़ की ज़मीन का फार्म हाउस था, जिसके पीछे पूरा फॉरेस्ट था और आगे पूरी विलेज लाइफ थी, खेत वगैरह थे आगे। जैसे ही अक्षय ने इस फॉक्स हॉलो फार्म को फ़ोटोज़ में देखा तो उसको बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगा था। वो वाकई दिखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। अक्षय ने फ़ौरन उस प्रॉपर्टी डीलर से पूछा कि इस फार्म हाउस की प्राइस क्या है। जब फार्म हाउस की प्राइस बताई गई तो अक्षय काफ़ी ज़्यादा हैरान रह गया, क्योंकि उसकी जो प्राइस थी वो इतनी अच्छी लोकेशन पर था बट उसकी प्राइस काफ़ी लो थी। वो काफ़ी शॉक्ड हो गया। अक्षय ने फ़ौरन ही प्रॉपर्टी डीलर से कहा कि इतनी बड़ी प्रॉपर्टी इतनी अच्छी लोकेशन पर जो है और इतनी लो प्राइस इसके क्यों है, क्या वजह है। तो प्रॉपर्टी डीलर ने कहा कि आप रिलैक्स हो जाएं, कोई ऐसी बात नहीं है। आप अपनी फैमिली को ले, जिसको आप दिखाना चाहते हैं आप उस लोकेशन पर पहुँचे। मैं भी आपके बताए गए टाइम तक वहाँ पहुँच जाऊँगा और फिर वहाँ चलकर देखते हैं और फिर वहीं बात होगी। फिर अक्षय ने ये सारी बात अपनी वाइफ जूली को बताई और अपने बच्चों को बताई। उनके बच्चे और उनकी वाइफ काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो गए वो फार्म हाउस देखने के लिए और फ़ौरन से ज़िद करने लगे कि हमें फार्म हाउस देखना है। तो अक्षय ने कहा ठीक है, हम कल शाम में चलते हैं उस लोकेशन पर और फिर हम वहाँ का टूर कर लेंगे। फिर अक्षय ने प्रॉपर्टी डीलर को फ़ोन किया और कल शाम 4 बजे का बोल दिया कि कल शाम 4 बजे हम भी अपने घर से निकल जाएंगे उस लोकेशन पर पहुंचने के लिए और आप भी अपने ऑफिस से निकलकर वहां पर पहुंचने के लिए निकल जाइएगा। ये चीज़ डन हो चुकी थी। फिर दूसरे दिन शाम 4 बजे उनकी पूरी फैमिली गाड़ी में बैठी और फिर वो सीधा उस लोकेशन पर जा पहुंचे। वो लोग सब बहुत खुश थे। गाड़ी से उतरते ही अक्षय को उस प्रॉपर्टी डीलर ने बताया कि ये घर असल में एक इन्वेस्टर का है, तो वो अब इसे सेल आउट करना चाह रहे हैं। अगर आपको ये पूरा घर पसंद आता है तो आप इसे ख़रीद सकते हैं। तो फ़ौरन ही उसकी वाइफ जूली ने कहा कि ठीक है, हम अंदर जाकर ये घर विज़िट कर लेते हैं और उनकी पूरी फैमिली अंदर चली गई। जैसे ही उन्होंने अंदर एंटर किया तो उन्होंने देखा कि एक बहुत ही बड़ा, बहुत ही खूबसूरत सा स्विमिंग पूल वहाँ पर था और काफ़ी ज़्यादा रूम्स थे, बेडरूम्स थे, किचन, लाउंज, लिविंग रूम। बहुत प्यारा था वो फार्म हाउस। जिस तरह का घर वो फैमिली चाहती थी वो बिल्कुल उसी तरह था, बल्कि उनकी सोच से भी कई ज़्यादा अच्छा था। और जिस लोकेशन पर वो था वो सब इसी तरह चाहते थे। अब उन्होंने सोचा कि बाहर से विज़िट कर लें और बाहर निकल के प्रॉपर्टी डीलर के साथ उन्होंने बाहर से विज़िट करना शुरू कर दिया। दोनों हस्बैंड वाइफ और दोनों बच्चे वो ग्रुप में वहाँ घूम रहे थे और चलते चलते अचानक से अक्षय ने जूली को कहा कि कहीं ये घर मुझे देखा देखा सुना सुना सा लगता है। पता नहीं मैं गलत हूँ या ठीक हूँ, लेकिन मैंने कहीं ना कहीं इस बारे में सुना है। फॉक्स हॉलो फार्म से शायद मैंने टीवी शो में कुछ देखा है, मुझे ठीक से याद नहीं पड़ रहा। अगर मैं ठीक हूँ तो ये वही घर है। तभी उसकी वाइफ ने कहा कि हाँ हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये वही घर है, फॉक्स हॉलो फार्म।
तभी उसकी वाइफ जूली ने फ़ौरन कहा कि हाँ हाँ, ये वही घर है जिसको टीवी शो में बताया जाता था और जो काफ़ी ज़्यादा फेमस था एक टाइम पे। यहाँ पर एक बहुत बड़ा बदनाम सीरियल किलर रहा करता था। आज से तकरीबन 10 साल पहले इस घर का फर्स्ट ओनर रॉब था और रॉब ही एक बदनाम सीरियल किलर था। और फिर उन दोनों ने आपस में यही कहा कि हाँ, यही वजह होगी जो हमें ये घर इस लोकेशन पर इतना सस्ता मिल रहा है, वरना तो जिस तरह का ये घर है और जिस लोकेशन पर है, इसके पीछे इतना अच्छा फॉरेस्ट है घना और आगे इतने ज़्यादा खेत हैं, तो ये घर इस कीमत में मिलना तो नामुमकिन सी बात है। तभी ये दोनों उस घर का राउंड लेते हुए प्रॉपर्टी डीलर के पास गए और उससे ये सारी बात करी। उन्होंने प्रॉपर्टी डीलर से कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं ठीक हूँ तो ये 10 साल पहले जो रॉब यहाँ रहा करता था वो एक बदनाम सीरियल किलर था जो इस घर का फर्स्ट ओनर था। तभी उस प्रॉपर्टी डीलर ने फ़ौरन हामी भरी और कहा, हाँ हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वही इस घर का फर्स्ट ओनर था और वो सीरियल किलर भी रह चुका है। इस घर में तकरीबन उसने 2 दर्जन लोगों को कत्ल करा है, तकरीबन। और कहा जाता है कि उन सब की लाशें भी इसने इसी घर में दफन की हैं। लेकिन ये सब कुछ बहुत पहले की बात है। इसके बाद तो इस घर को एक इन्वेस्टर ने ख़रीद लिया और इस घर को पूरा रेनोवेट करवाया और इस घर को पूरे तरीके से न्यू लुक दे दी। कहा जाता है कि जब वो इन्वेस्टर इस घर की सफाई करवा रहा था तो लोगों की हड्डियां यहाँ से मिली थी, खून के निशान थे और वो पूरी अच्छी तरीके से साफ़ सफाई करवाने के बाद उसने घर को रेनोवेट करवाया। बट फिर भी आज तक किसी का इंटरेस्ट इस प्रॉपर्टी की तरफ नहीं आया और यही वजह है कि इसकी कीमत इतनी कम हो गई है। वैसे तो इस प्रॉपर्टी को लेने में कोई दिक्कत नहीं है, बट लोगों का मानना है कि ये घर अब रहने के काबिल नहीं है और ये बहुत ज़्यादा हॉन्टेड है। उस प्रॉपर्टी डीलर ने साथ साथ अक्षय को ये भी बताया कि आप अगर इसको इतनी कम कीमत में मिलने वाली जगह को अगर आप छोड़ देंगे तो आप गलती करेंगे। फिर अक्षय ने कहा, ठीक है, मैं अपनी वाइफ और अपने बच्चों से मशवरा कर फिर आपको जवाब देता हूँ। इसके बाद जब रात को वो लोग घर आ गए तो उसने अपनी वाइफ से सारा तस्करा करा। उसकी वाइफ ने कहा कि अगर इतनी सस्ती कीमत में इतनी बड़ी इतनी अच्छी जगह मिल रही है तो आपको छोड़नी नहीं चाहिए। इससे पहले कि वो जगह कोई और परचेज़ कर ले, हम फ़ौरन ही परचेज़ कर लेते हैं और वहाँ शिफ्ट हो जाते हैं। ये सब हमारे लिए बहुत बेहतर रहेगा। ये फैसला करने के चंद दिनों बाद ही उन्होंने प्रॉपर्टी डीलर को फुल पेमेंट कर दी। फिर उनकी फैमिली ने खुशी खुशी अपने घर की पैकिंग करना शुरू कर दी और सारा कुछ पैक करके बॉक्सेस बनाकर उन्होंने एक दिन ट्रक लोड करवाया और वो लोग सब उसके साथ हो लिए। अब वो सारा सामान उनका उस घर के सामने खड़ा था। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा लेबर्स वगैरह बुलाई और सारा सामान ट्रक से नीचे उतरवाया और घर में रखवाया। और सारा सामान घर पे रखवाने के बाद वो लोग काफ़ी थक चुके थे। जैसे ही वो लोग घर में इंटर हुए तो बच्चों का खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था, क्योंकि उन्हें अपने खेलने के मतलब की इतनी बड़ी जगह मिल चुकी थी और साथ ही साथ इतना बड़ा स्विमिंग पूल। फिर कुछ दिन बीतते गए और अब सबकी हैबिट बन चुकी थी इस एरिया में, इस घर में उन लोगों के रहने की। फिर उनका ये रूटीन बन चुका था कि वो बच्चे सुबह सुबह अपनी पढ़ाई लिखाई पर जाते और शाम में आकर जो इतनी बड़ी प्रॉपर्टी उनको मिल चुकी थी, 18 एकड़ की ज़मीन, इतनी बड़ी जगह कोई कम तो होती नहीं। खेलने कूदने के लिए, पूरा दिन एंजॉय करने के लिए ये जगह कोई कम नहीं है। आप चाहे तो पूरा इसको स्टेडियम ही क्यों ना बना लो। जब वो खेल खेल के थक जाते और जब गंदे हो जाते, थोड़ी मिट्टी वगैरह लग जाती, तो वो सीधा आकर दोनों स्विमिंग पूल में कूद जाते। इतनी ज़्यादा मिट्टी वगैरह देख के जूली ने सोचा कि चलो आज मैं स्विमिंग पूल की खुद से सफाई कर लूँ। वो स्टोर रूम में जाती है और वैक्यूम क्लीनर निकाल के लाती है। फिर उस जगह जो इलेक्ट्रिक बोर्ड बना हुआ था, उसने वैक्यूम क्लीनर का तार जो है वो स्विच में लगाया और फिर वो आराम से अपनी धुन में गुनगुनाती हुई पूरे वैक्यूम क्लीनर से जो है उसके इर्द गिर्द की, स्विमिंग पूल के इर्द गिर्द की सफाई करने लगी। तभी अचानक से एकदम एक झटके में ही उसका वैक्यूम क्लीनर बंद हो गया। तो उसने देखा कि क्या हुआ, वैक्यूम क्लीनर बंद क्यों हो गया है। तो उसने नोटिस करा कि बाकी सारे घर की लाइट तो थी, तो फिर वो वैक्यूम क्लीनर कैसे बंद हो गया है। तभी उसकी नज़र उस इलेक्ट्रिक बोर्ड पर पड़ी और उसने देखा कि वैक्यूम क्लीनर का जो तार है वो सॉकेट से निकल चुका है। फिर उसने उस सॉकेट में दोबारा से वैक्यूम क्लीनर का तार लगाया और दोबारा से आकर साफ़ सफाई करने लगी। उसने सोचा कि शायद मैं वैक्यूम क्लीनर को थोड़ा आगे ले आई हूँ तो तार को टाइटनेस हो रही थी और टाइटनेस की वजह से शायद ये वायर निकल चुका होगा।
फिर ये सोचकर वो दोबारा से अपने काम में मगन हो गई। फिर दोबारा से जब वो अपनी धुन में मगन हो गई तो अचानक से उसका वैक्यूम क्लीनर दोबारा से ऑफ हो गया और तभी उसने नोटिस करा कि अब तो मैंने वैक्यूम क्लीनर को थोड़ा आगे भी नहीं लिया है और वो बिल्कुल भी टाइटनेस नहीं हुई है तार को, तो फिर ये अचानक से बंद क्यों हो गया है। वो फ़ौरन सॉकेट के पास गई और उसने उस तार को उठाया और दोबारा से सॉकेट के अंदर लगा दिया। लेकिन जैसे ही उसने वायर लगाया तो उसने देखा कि अचानक से उसके सामने ही वो वायर एकदम उछल के निकला है और दूर जंप करके जाके गिरा है। ये चीज़ देखते ही वो बहुत ज़्यादा घबरा गई कि ये क्या हुआ, इस तार में क्या स्प्रिंग लगा हुआ है, मैंने अभी अभी इसको लगाया है और ये मेरी आंखों के सामने उछल कर उस तरफ कैसे गिर गया है। उसने सॉकेट को अच्छे से चेक करा और जाके वायर उठाया, वायर को अच्छे से चेक करा, वैक्यूम क्लीनर को देखा कि वो ऑफ है। वो मन ही मन बहुत ज़्यादा डर गई थी कि अचानक ये सब क्या हो रहा है। शाम को जैसे ही अक्षय घर आता है तो उसने वो सारा किस्सा अक्षय को बताया कि आज मेरे साथ क्या हुआ। वैक्यूम क्लीनर से मैं स्विमिंग पूल साफ़ कर रही थी और किस तरह अचानक से वो तार जंप कर करके उसके सामने भी एक दफ़ा वो तार जंप करके वहाँ अपनी जगह से हिल गया है और सॉकेट बोर्ड से निकल गया है। ये सुनने के बाद अक्षय ने कहा कि इन सारी बातों में कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी की बात नहीं है, तुम्हारी नज़र में कुछ और आया होगा और हुआ कुछ और होगा, तुम परेशान ना हो, ना छोटी छोटी बातों पे मुझे परेशान करो ना तुम खुद हो। फिर कुछ दिन जैसे गुजरते गए, कुछ दिनों बाद ही अक्षय ने वहाँ रहते हुए उस विलेज का जो एक कार शोरूम था वो परचेज़ कर लिया था। वहीं पर उसके शोरूम में जो है एक जो नाम का बंदा काम कर रहा था। उसने अपने शोरूम में काफ़ी ज़्यादा एम्प्लॉयज़ रख लिए थे, लेकिन उसने ये नोटिस करा कि इसका जो एक जो नामी एम्प्लॉय है वो काफ़ी ज़्यादा लेट आता है, अपने टाइम से कम भी 1 से 1.5 घंटा लेट आता है। उसने ये सब कुछ नोटिस में रख लिया और एक दिन जो को बुलाया, जो से मीटिंग करी और कहा कि ये क्या, तुम हमेशा अपनी टाइमिंग से 1 से 1.5 घंटा लेट क्यों आते हो और ये तुम्हारी हमेशा की आदत क्यों है। तब जॉ ने अक्षय को बताया कि वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करता है और उसका घर यहाँ से बहुत दूर है और रास्ते में काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक भी होता है, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट हमेशा इतनी आसानी से नहीं मिलता, तो इसलिए मुझे आने में काफ़ी देरी हो जाती है। अक्षय काफ़ी सॉफ्ट हार्टेड था। अक्षय ने उसे कहा कि मैं तुम्हें ये फैसिलिटी दे सकता हूँ कि तुम उस घर को छोड़ो, मेरे घर का जो क्वार्टर खाली है तुम वो मुझसे रेंट पर ले लो, जो रेंट तुम वहाँ पर देते हो वो रेंट तुम मुझे दे दिया करना, और जो तुम्हारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का आने जाने का किराया है उसकी तुम्हारी बचत हो जाएगी और इस तरह मुझे भी ज़्यादा मदद मिल जाएगी और तुम्हारा भी टाइम बच जाएगा। ये फैसला हम दोनों के लिए काफ़ी बेहतर होगा। जो को ये सब सुनकर बहुत अच्छा लगा। जो के आगे पीछे कोई था तो नहीं, तो उसने फ़ौरन ही नेक्स्ट वीक वहाँ शिफ्टिंग कर ली। शिफ्टिंग में अक्षय ने उसकी काफ़ी हेल्प करवाई, काफ़ी सारा सामान वगैरह सेट करवाया उसके साथ मिलकर, और फिर वो बहुत ज़्यादा थक चुका था। वो अपने घर चला गया और फिर उसने सोने की तैयारी करी खाना वगैरह खाकर। जब वो सोने लगा तो जब उसकी आंख लग चुकी, जब वो सो गया तो आधी रात में उसकी आंख खुलती है और फिर वो उसको ऐसा लग रहा था मन में जैसे वो उसको उस घर से बाहर निकलना है। वो बाहर की तरफ चलने लगा। एक्चुअल में वो नींद में स्लीप वॉकिंग कर रहा था, बट वो बिल्कुल स्ट्रेट रास्ते पे जा रहा था जहाँ से उसको बाहर निकलना चाहिए। बाहर के गेट पे उसने ना कोई चप्पल वगैरह पहनी, बट वो सीधा बाहर निकलने लगा। वो सीधा जाते जाते अपने मेन गेट से टकरा गया और फिर वो एकदम नीचे गिर गया। जैसे ही वो नीचे गिरा है तो उसकी एकदम से आंख खुली है और फिर उसको पता चला कि वो तो बेड पर सो रहा था और अचानक से वो यहाँ कैसे आ गया है। खैर, फिर वो बहुत नींद में था और अपनी जगह पर जाकर वो दोबारा सो गया। इस तरह करते करते 1.5 महीना गुजर चुका था। अब उसको वहाँ रहने की आदत हो चुकी थी। कुछ दिनों के बाद अक्षय और जूली बाहर खड़े होकर अपने मेन डोर पे बातें कर रहे थे कि हमें अपने घर को पेंट करवा लेना चाहिए, तो इससे हमारे घर की लुक ज़रा न्यू निकल कर आएगी। इस तरह वो लोग आपस में बातें कर रहे थे कि अचानक से जूली की नज़र पीछे पड़ते फॉरेस्ट पर पड़ी, जहाँ काफ़ी घने घने से दरख्त थे, काफ़ी घनी घनी सी झाड़ियाँ थी। तो उसने देखा कि वहाँ पर एक लंबे बालों वाला आदमी और बड़े बड़े जूते, जो एक कारखाने में पहने जाते हैं जूते जो घुटनों तक होते हैं, वो वाले जूते उसने पहने हुए थे और रेड कलर की शर्ट पहनी हुई थी और उसके बाल काफ़ी बड़े बड़े थे। उसकी नज़र जैसे ही उस आदमी पर पड़ी तो उसने फ़ौरन से मुंह मोड़ लिया और वो तेज़ी से जंगल की तरफ अंदर वापस जाने लगा। ये देखते ही फ़ौरन से उसने अपने शौहर को हिलाया और कहा कि अक्षय, अभी अभी मैंने यहाँ पे एक आदमी को देखा है, ऐसे ऐसे हुलिये में था, और जैसे ही मैंने उसकी तरफ देखा तो वो एकदम से जंगल की तरफ भागने लगा। तो अक्षय ने कहा, कहाँ कहाँ?
तो उसने फ़ौरन से उसकी तरफ इशारा करा उस जंगल की तरफ, तो देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था, बस वहाँ के जो झाड़ वगैरह थे वो हिल रहे थे। तो उसने कहा कि यहाँ तो कोई भी नहीं है। लोगों के दिल में पहले से ही बहुत ज़्यादा भड़क है कि हम यहाँ पे किस तरह रह रहे हैं, तुम प्लीज़ इस तरह से रिएक्ट मत किया करो। उसके शौहर ने जूली को समझाया, बट जूली ने कहा कि मैं सच कह रही हूँ, मैंने यहाँ पे वाकई अभी देखा है कि वो इस तरह का बहुत अजीब सी दिखने वाला आदमी मेरे देखने पे वापस चला गया। और यहाँ दूसरी तरफ जो रात का खाना खा रहा था, रात का खाना वाना खाकर जब बर्तन वगैरह समेटने लगा तो वो बर्तन ज़ाहिर अकेला था, उसके पास कोई और था नहीं घर में, तो वो खुद ही बर्तन धोने किचन की साइड पर गया, जो किचन की खिड़की जंगल की तरफ पड़ती थी। अचानक से उस जैसे ही बर्तन धोने लगा तो उसके डोर पे नॉकिंग होना शुरू हुई। उसने कहा कि मैं आ रहा हूँ, रुको रुको। तो एकदम से नॉकिंग तेज़ हो गई और नॉक की आवाज़ तेज़ हो गई। उसने सोचा कि अक्षय और जूली होंगे, आज मुझसे मिलने आए होंगे। वो दरवाजे पर गया और उसने दरवाज़ा खोला, पर देखा तो वहाँ पे कोई मौजूद नहीं था। उसने दाएं बाएं देखा पर वहाँ पर कोई भी नहीं था। पता नहीं कौन डोर नॉक कर रहा था, उसे बड़ी हैरानी हुई। खैर वो दरवाज़ा बंद करके रूम की तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही वो रूम की तरफ बढ़ने लगा तो उसने देखा कि उसके रूम में एक तख्त रखा है, उसके ऊपर एक सफ़ेद रंग का आदमी बैठा हुआ है जो सफ़ेद कपड़ों में है और उसका मुंह एकदम सफ़ेद है और उसका कुत्ता उसे आदमी को देखकर भौंके जा रहा है। उसने अपने डॉग को फ़ौरन से चुप करवाया और वो डॉग को चुप करवाने लगा और उधर देखा तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। उसको और ज़्यादा हैरानी हुई कि ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है। पहले डोर नॉकिंग, इतनी तेज़ नॉकिंग, और फिर मैंने देखा कि घर में एक तख्त पे मेरे आदमी बैठा हुआ था और अब मैं देखता हूँ कि कुछ भी नहीं था। ये सब मेरा वहम तो नहीं हो सकता। जॉन ने सोचा मैं नेक्स्ट डे अपने जो बॉस हैं अक्षय से पूछूंगा कि क्या रात को आप थे जो डोर नॉक कर रहे थे, या शायद आपके बच्चे होंगे जो इस तरह मस्ती कर रहे होंगे। लेकिन वो उस दिन काम पे गया और उससे पूछना भूल गया। खैर अब इस घर में रहते हुए उसको काफ़ी टाइम हो चुका था और अब उसकी आदत बन चुकी थी कि वो रोज़ रात को वॉक करने के लिए अपने डॉग को अपने साथ ले जाता था। 18 एकड़ की ज़मीन के इर्द गिर्द राउंड लगाते लगाते इनको काफ़ी टाइम लग जाता था और इस तरह वो अपना खाना हजम करने के लिए रोज़ डेली वॉक पर जाया करता था। आज जब वो डेली वॉक पर गया तो उसने देखा कि जब वो फॉरेस्ट वाली साइड पर आया तो रेड कलर की शर्ट में एक आदमी धीरे धीरे इनकी तरफ आ रहा है। ये सब देखकर वो काफ़ी खौफजदा हुआ करता था। जैसे ही उसके डॉग ने उस आदमी को देखा तो उसके डॉग ने तेज़ी से उस आदमी पे भौंकना शुरू कर दिया और तेज़ी से उस आदमी की तरफ भागना शुरू कर दिया। जब डॉग एक अनजान आदमी की तरफ भागना शुरू करा तो इसके पीछे जो भी इसने भागना शुरू कर दिया। देखा कि वो आदमी पलट गया और तेज़ी से झाड़ियों में घुस गया और एकदम से गायब हो गया। ये देखकर जॉ तो काफ़ी शॉक्ड हो गया, बट उसके डॉग की हालत भी काफ़ी अजीब हो चुकी थी। वो बैठा और उसने अपने डॉग को सहलाया, उसके बाल अच्छे से बनाए और उसको काफ़ी सहलाने की कोशिश करी, उसको नॉर्मल करने की कोशिश करी। उसको रिलैक्स करने के बाद उसने डॉग को चलने के लिए कहा और वो अपने गेट पे आ गया। जब वो अपने गेट की तरफ बढ़ रहा था तो उसने देखा कि वही रेड कलर की शर्ट वाला आदमी उसके गेट पर खड़ा है। वो बहुत ज़्यादा डर गया, बट वो आदमी एक झलक नज़र आता था और दूसरी ही झलक गायब हो जाता था। वो सोचा कि शायद मैं इस घर में एडजस्ट नहीं हो पा रहा, कहीं एडजस्ट होने में इंसान को टाइम लगता है, इसलिए मुझे इस तरह के वसवसे आ रहे हैं। खैर जो भी कुछ है मैं अक्षय से इस बारे में ज़रूर बात करूँगा। नेक्स्ट डे होते ही उसने काम पे जाकर अक्षय से ये सारी बात करी। अक्षय ने उसको अपनी वाइफ जूली के बारे में भी बताया कि जूली भी इस आदमी के बारे में इस हुलिये में था बता रही थी। खैर दोनों ने इस बात को थोड़ा सीरियस लिया, बट वो क्या करते, कुछ कर भी तो नहीं सकते थे। उस शाम दोनों घर गए काम से वापसी पर, जब जॉ अपने घर गया और अक्षय अपने घर गया। शाम होते होते जॉ ने अपना खाना वाना बनाया और खाना वाना बनाकर वो अपने बेडरूम में बैठा हुआ था। तभी उसने वापस से अपने दरवाजे पर डोर पर नॉक नॉक की आवाज़ सुनी। उसने जाकर डोर खोला तो देखा कि दाएं बाएं दोबारा देखा कोई भी नहीं था। ये मजाक किसी ने दोबारा इसके साथ किया था। वो बहुत ज़्यादा हैरान हुआ और उसने गुस्से में आके डोर को इस तरह करा कि जो कुंडी लगी हुई होती है उसकी वो ग्रेविटी की वजह से नीचे की तरफ होती है, बट उसने देखा कि वो कुंडी हवा में थी, ना वो ऊपर की तरफ थी ना वो नीचे की तरफ थी। और वो इसको देख ही रहा था कि अचानक ही कुछ सेकंड्स में वो कुंडी एकदम से आके तेज़ी से दरवाजे पर लगी
और ये सब देखते ही उसने एकदम चिल्लाना शुरू कर दिया, अक्षय को आवाज़ें देना शुरू कर दी। वहाँ से अक्षय और जूली भी निकलकर बाहर आ गए और यहाँ से जॉ भी निकलकर बाहर आ चुका था। उन तीनों ने वहाँ खड़े होकर देखा कि अपने अपार्टमेंट में से जो इनका फार्म हाउस था, फॉक्स हॉलो फार्म, उसमें से एक वाइट कलर का, बहुत ही ज़्यादा, चेहरा भी वाइट था, वो आदमी निकलकर तेज़ी से इनके घर में से निकलकर आ रहा था और वो एकदम से जॉ को क्रॉस करता हुआ निकल गया। जॉ के अंदर से जैसे कोई वो हवा हो। तीनों वो मंजर देखते के देखते रह गए और हाँफते काँपते वहाँ खड़े के खड़े रह गए। फिर जूली ने अक्षय से फौरन कहा कि हम इस घर में नहीं रह सकते, ये घर तो वाकई बहुत ज़्यादा हॉन्टेड है। अक्षय ने कहा कि तुम ये सारी बातें छोड़ो। वो काफ़ी ज़्यादा ब्रेव था। उसने कहा कि हमने इतनी बड़ी प्रॉपर्टी ली है, इसको एकदम छोड़कर इस तरह नहीं जा सकते। यहाँ पर ये वाकई सच बात है कि यहाँ पर एक बदनाम सीरियल किलर रहता था और उसने काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे कत्ल करे हैं। तो हो सकता है कि उनमें से किसी की आत्मा जो यहाँ से आज़ादी चाहती हो, जो यहाँ फंस गई हो, वो हमसे क्या चाहती है। अगर हमें उसे नुकसान पहुँचाना होता तो वो कब का नुकसान पहुँचा चुकी होती। बट यहाँ पे जो भी आत्माएं हैं वो सिर्फ अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाती हैं। तो इसका मतलब यही है कि हमें ये जानना चाहिए कि वो हमसे क्या चाहती हैं। फिर इन तीनों ने रूम में एक साथ जाकर अपना लैपटॉप खोला और सर्च करने लग गए कि इस फॉक्स हॉलो फार्म में तकरीबन कितने लोग मारे गए थे। वो नीचे नीचे स्क्रॉल करते जा रहे थे और सब आदमियों की फ़ोटोज़ आ रही थी। तभी जॉ के सामने वही वाइट कलर के आदमी की फ़ोटो आई और जॉ ने कहा, रुक जाओ, ये वही आदमी है जो मुझे मेरे घर में तख्त पे बैठा दिखाई दिया गया था और एक दिन बाहर भी नज़र आया था। और जब जॉ को ये कंफर्म हुआ कि ये वही आदमी है तो इन तीनों ने ये सोचा कि हम जो भी कुछ कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। इस घर की जो स्टोरी समझने की कोशिश कर रहे हैं, हम बिल्कुल सही ट्रैक पर चल रहे हैं। और जो भी एंटिटीज़ हमारे घर में मौजूद हैं, जो हमें अपनी झलक दिखाती हैं, ये वही एंटिटीज़ हैं जो इस घर में बेकसूर मारे गए हैं। इसके बाद इन तीनों ने काफ़ी सीरियसली और एग्रेसिवली इस प्रॉपर्टी के बारे में रिसर्च करना शुरू कर दिया। हर्बर्ट बारमास्टर को वो लोग काफ़ी ज़्यादा रिसर्च कर रहे थे, काफ़ी ज़्यादा उसको समझने की कोशिश कर रहे थे। और फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्हें पता चला कि जिस तरह जितने लोगों का बताया जा रहा है उससे कई ज़्यादा लोग यहाँ पर कत्ल हुए हैं। फिर एक शाम जॉ ने अपने डॉग को बाहर निकाला और फिर वो सामने वॉक करने चले गए उस घर के इर्द गिर्द। तो अचानक से उसके जो डॉग था उसने एक जगह को खोदना शुरू कर दिया। वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पेड़ की जो है पत्तियाँ रखी हुई थी, उसके पत्ते फैले हुए थे। तो वो वहाँ पर जाकर बैठ गया कि चलो डॉग अब यहाँ खेल रहा है, यहाँ बिजी हो गया तो मैं थोड़ी देर बैठ जाता हूँ, रेस्ट कर लेता हूँ। लेकिन जैसे ही वो वहाँ बैठा तो उसे एकदम से कोई चीज़ चुभती हुई महसूस हुई। उसने नीचे हाथ रखा, फिर उसने उस चुभती हुई चीज़ को जैसे ही ऊपर की तरफ खींचा तो वो एक हड्डी थी। वो उस हड्डी को लेकर काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो गया और वो फ़ौरन उस हड्डी को लेकर अक्षय के पास गया। अक्षय ने फ़ौरन से डिटेक्टिव्स को फ़ोन करा और फिर इस हड्डी को डिटेक्टिव्स को दे दिया कि वो इसकी जांच करें। इसके बाद डिटेक्टिव्स ने बताया कि ये भी एक विक्टिम ही था जो आज से पहले कभी आइडेंटिफाई नहीं किया गया था। और इस रिसर्च के बाद अक्षय जो है उसके पीछे पड़ चुका था। अक्षय और जो ने काफ़ी उसको कॉल्स वगैरह करके उसको बार बार उस घर में बुलाते और बार बार रिसर्च करवाते थे। उन्होंने डिटेक्टिव से कहा कि आप हमें डिफाइन करके बताएं कि इस घर में आखिर रॉब बारमास्टर ने क्या क्या किया था। एक्चुअली इस घर की इंटरनल स्टोरी क्या है, हम सब कुछ जानना चाहते हैं। डिटेक्टिव ने उनसे कहा कि इस घर की स्टोरी समझने के लिए उन्हें सबसे पहले रॉब बारमास्टर को समझना पड़ेगा। वो एक नॉर्मल सा इंसान था और उसकी शादी के बाद उसकी नई नई शादी हुई थी, पर फिर भी वो अपने जो वाइफ है उससे बहुत ज़्यादा एब्यूसिव रहता था, उस पर काफ़ी ज़्यादा जुल्म करता था और वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाया करता था छोटी छोटी सी बातों पर, जिसकी वजह से उसकी जो वाइफ थी वो भी घर छोड़कर जा चुकी थी। इसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में जाने लगा और साइको की तरफ जाने लगा और फिर वो नशे वगैरह में पड़ गया। और वो जो स्विमिंग पूल था उसके आसपास वो काफ़ी ज़्यादा डेकोरेट करता था और घर में पार्टीज़ वगैरह रखने लगा। और जिस तरह वो लड़के आते थे वहाँ पर और पार्टीज़ वगैरह करते थे तो वो उन पर हमला कर देता था और फिर उनको मार देता था। गला घोंटकर उसका तरीका ये था कि वो मारकर उनको, जब तक कि वो पूरा दम नहीं तोड़ देते, मारकर उसको स्विमिंग पूल में उनको धक्का दे दिया करता था। फिर उनकी डेड बॉडीज़ को वो अपनी प्रॉपर्टी में अलग अलग जगह दफना दिया करता था। और ये प्रोग्राम काफ़ी टाइम तक चलता रहा।
फिर ये तीनों जूली, अक्षय और जो समझ चुके थे कि जिसको भी मारा जाता था उसको स्विमिंग पूल में पहले डाल दिया जाता था। जो भी कुछ भंड होते थे वो स्विमिंग पूल के साथ किए जाते थे, और अगर जो कोई नहीं मारा जाता होगा तो उसको इसी प्रॉपर्टी की किसी कोने में ले जाके मारा जाता होगा। फिर इस तरह इस पूरी फैमिली ने इस प्रॉपर्टी की एग्रेसिव जांच करना शुरू कर दी। इसी तरह एक दिन जो अपना लैपटॉप लेकर उन्हीं के घर में बैठा हुआ इस अपार्टमेंट के बारे में जो जांच कर रहा था, इस फार्म के बारे में, तो अचानक से उसे किचन से कुछ आवाज़ें आने लगीं। और जैसे ही ये आवाज़ें तेज़ हो गई तो उसने किचन में जाकर देखा कि उसके किचन का जो स्लैब था उसके ऊपर जो उसके घर की जितनी भी ज़्यादा नाइफ्स थी, जो चाकू थे, वो लाइन से रखे गए थे। उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये चाकू सारे निकल कर खुद ब खुद दराज में से निकलकर इस तरह लाइन में कैसे लग गए हैं। लेकिन वो जैसे ही उन चाकू को उठाकर वापस से ड्रॉज में रखता, लेकिन उसे याद आया कि ये जो एंटिटी है, शायद इस घर में जो एंटिटी रह रही है वो मुझे कुछ बताने की कोशिश कर रही है। तो जैसे ही उसे ये याद आया उसने उस चाकू को नहीं छुआ, उन्हें अपनी जगह देखता रहा। वो वापस से रूम की तरफ आया और रूम पर आकर दोबारा से वो लैपटॉप में बैठ गया। तो जैसे ही वो बैठा था तो उसका ध्यान सामने वाली दीवार पर गया जिस पे अब काफ़ी ज़्यादा स्क्रैचेस पड़े हुए थे। फिर जो समझ गया कि जो भी कोई एंटिटी यहाँ रह रही है वो ये बताने की कोशिश कर रही है कि इस घर में उसे चाकू से मारा गया है। और फिर उसने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर दिया कि तुम कौन हो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुम्हारी मौत कैसे हुई, तुम हमसे क्या चाहते हो। उसको सामने से कोई भी रिप्लाई नहीं आया। फिर उसको एक चीज़ याद आई कि ये जो एंटिटीज़ होती है, इनकी जो आवाज़ें होती हैं, ये हम नॉर्मल कानों से नहीं सुन सकते। फिर उसने फ़ौरन से अपना आईफोन निकाला और उसने रिकॉर्डर ऑन करते ही कहा कि तुम कौन हो। तो उस रिकॉर्डिंग में आ चुका था जो उसने जवाब दिया था, बट उसने अपने कानों से नहीं सुना था। फिर उसने वो रिकॉर्डिंग जब सुनी तो उस रिकॉर्डिंग में कहा गया था द मैरिड वन। द मैरिड वन, इसका क्या मतलब था? ये क्या था? इसने कैसा जवाब दिया? वो इसके पीछे पड़ चुका था। अब उसने वो पूरे के पूरे इतिहास को खंगालना शुरू कर दिया था। फिर काफ़ी टाइम बाद पता चला कि उस घर में जितने भी लड़कों को मारा गया था वो काफ़ी कम उम्र थे और वो उनमें से कोई भी शादीशुदा नहीं था। अब शायद आप लोग समझ चुके होंगे कि यहाँ पर जो शादीशुदा शख्स था वो एक ही शख्स था। वो खुद हर्बर्ट बायमेस्टर था। ये खुद उसी की एंटिटी थी जो उस जॉ के अपार्टमेंट में घूम रही थी। वो उसको बताने की कोशिश कर रही थी कि वो कोई और नहीं, उस घर का फर्स्ट ऑनर वो खुद था। इन सब के बाद ये सब कुछ कंफर्म हो चुका था कि इस घर को जो हॉन्ट कर रहा है वो खुद इस घर का ऑनर जो है उसी की एंटिटी हॉन्ट कर रही है। खैर, आज भी ये घर अक्षय और जूली के नाम ही है और वो लोग ही वहाँ रहते हैं। अब उनको उस घर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बट कभी कभी कुछ इस तरह की हरकतें हो जाया करती हैं। बस वो जो एंटिटी थी वो बताना चाह रही थी कि वो खुद उस घर को हॉन्ट कर रही है। और हाँ, एक और ज़रूरी बात, आप लोग सब स्टोरी सुन तो लेते हैं बट सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। सो प्लीज़ मेरी स्टोरी को आप लोग लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, और हो सके तो एक प्यार सा कमेंट भी करते जाइए।